हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। इसको रदरफोर्ड एंड सोडेज लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डेके भी बोलते हैं, क्योंकि इनको डिस्कवर करने वाले ये दो साइंटिस्ट थे, तो इनके ऑनर में इनका नाम दे दिया गया है। वैसे बेसिकली इसको लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन ही कहा जाता है। देखिए क्या लॉ है, इसमें हम वन बाय वन पढ़ते हैं और फिर इसके ऊपर आपके पास जो हाफ लाइफ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, उसका एक डेरिवेशन भी आता है, तो हम वो भी करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। और पहला लॉ देखिए इसके अंदर क्या है कि रेडियोएक्टिव इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब समझ गए होगा आप किसका मतलब क्या है। जो सेकंड बात है इस पे ध्यान दिए कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर कौन से? एक्सटर्नल फैक्टर हैं जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये चीज़ें इसको प्रभावित नहीं करती, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये। ओके। दूसरा लॉ है कि ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन, जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो या तो एक अल्फा निकलेगा और या एक बीटा पार्टिकल निकलेगा। दोनों अल्फा और बीटा एक साथ नहीं निकल सकते, मीन नो टू पार्टिकल्स इमिट साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये हुआ कि एक साथ दो अल्फा नहीं निकल सकते, दो बीटा नहीं निकल सकते, एक अल्फा और एक बीटा नहीं निकल सकता, या तो एक अल्फा निकलेगा या एक बीटा निकलेगा। ओके, एक साथ जो है दो दो पार्टिकल्स हैं वो इमिट नहीं हो सकते। और एक बात और ध्यान देना, पहले या तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा या बीटा पार्टिकल निकलेगा, पहले कभी भी गामा पार्टिकल नहीं निकल सकता। गामा पार्टिकल कभी भी पहले नहीं निकल सकता, क्योंकि गामा जो पार्टिकल है वो एनर्जेटिक पार्टिकल होता है। मैं इसको एनर्जी भी बोल सकता हूँ ना, ये एनर्जी का पार्टिकल होता है, या हमें बोल सकते हैं कि एनर्जी होती है ये। और एनर्जी मतलब जब अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल निकल जाते हैं, मतलब अल्फा डीके और बीटा डीके हो जाता है, तो उसके बाद जब आपका एटम एक्साइटेड स्टेट में रह जाता है, तो वो एक्साइटेड स्टेट है, जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो गामा पार्टिकल्स निकलते हैं। ओके, जैसे गामा रेज है वो निकलते हैं, इमिट होती हैं। तो पहले गामा नहीं निकलेंगी, पहले या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा, और दो अल्फा और दो बीटा एक साथ कभी भी नहीं निकलेंगे। इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल रिड्यूस मास नंबर बाई 4 यूनिट एंड एटॉमिक नंबर बाई 2 यूनिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देना। मैं इसको अलग से आपको लिख के दिखा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लें कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है, किसको बोलेंगे हम अल्फा पार्टिकल, और बीटा पार्टिकल हम किसको कहेंगे, ये आपको पहले समझ लेना जरूरी है, क्योंकि फिर आप अल्फा और बीटा एमिशन इजीली समझ पाएंगे। तो आप देखिए, जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, He। और आपको पता है हीलियम जो होता है उसका चार्ज नंबर 2 होता है, हीलियम का चार्ज नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो चार्ज नंबर 2 यूनिट कम होने वाली है और मास नंबर 4 यूनिट कम होने वाली है। एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई एक एलिमेंट है X, और उसका जो चार्ज नंबर है वो A है, और मास नंबर चार्ज नंबर उसका Z है। चार्ज नंबर को हम बाय डिफ़ॉल्ट Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास नंबर कितना है A। ओके, और इसका डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन होता है मतलब इसमें अल्फा पार्टिकल निकल गया। तो जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो ध्यान देना कि अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल चार्ज 2 यूनिट कैरी करता है और मास 4 यूनिट कैरी करता है। तो मतलब यहाँ पे आपके पास एक नया पार्टिकल बना Y, तो उसका चार्ज नंबर हो जाएगा Z-2। कितना हो जाएगा? Z-2, और मास नंबर हो जाएगा A-4। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मान लीजिए अल्फा को आप यहाँ नहीं लिख रहे हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस अल्फा पार्टिकल। ओके, और अल्फा पार्टिकल आपको बता दिया हीलियम हो गया, तो इसको अल्फा जो लिखा, अल्फा की जगह आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, He2 4। ऐसे एग्जाम में आपके पास क्वेश्चंस भी आने वाले हैं आगे कुछ प्रैक्टिस में। उसमें क्या पूछेगा, जैसे आपके पास ही ऐसे करके, और सपोज करो यहाँ इसी को गायब कर दिया, इसने इसी को गायब कर देता है, ये जो था ना इसको गायब कर देगा। या फिर क्या करेगा, ये जो है मैं इसको हटा देता हूँ, इसको गायब कर दिया पूरे को उसने, यहाँ ये छोड़ दिया, और यहाँ कोई भी नाम दे दिया उसने कि ये Y हो गया ना, इसके चार्ज नंबर और मास नंबर बताओ, आप कैसे बताओगे। या फिर Y के चार्ज नंबर मास नंबर दे दिया यहाँ पे इस प्रकार से, है ना, और आपके पास ये गायब कर दिया, यहाँ से यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, तो आप बताओ कौन सा पार्टिकल आएगा। तो आप उस केस में क्या करोगे, ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है, इनका चार्ज नंबर और ये चार्ज बराबर आने चाहिए, क्योंकि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज और मास ऑलवेज कंजर्व्ड रहते हैं। ध्यान रखना, चार्ज और मास ऑलवेज क्या होते हैं, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में
कंजर्व्ड होते हैं। तो कंजर्वेशन होगा तो इसका मतलब जिधर चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही चार्ज किधर आना चाहिए, राइट में आना चाहिए। इधर z-2 है, इधर z मतलब यहाँ पे 2 की कमी है, तो मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए 2। आप ऐसे इस प्रकार से नोट कर लेंगे। यहाँ पे कितना आना चाहिए 2। ऊपर देखोगे 4 की कमी है, तो यहाँ कितना आना चाहिए, मास नंबर 4 आना चाहिए। 2 4 क्या होता है, हीलियम होता है। तो आप इस प्रकार से अनुमान लगा लेंगे। ओके, तो ये तो क्या अल्फा पार्टिकल। अब बात करते हैं बीटा पार्टिकल की। बीटा क्या होता है, तो उससे पहले आप जान दें जो बीटा इमिशन होता है वो 2 तरह से होता है। बीटा जो इमिशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है बीटा नेगेटिव और दूसरा होता है बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव का मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकलता है और बीटा पॉजिटिव में पॉजिट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन में पॉजिट्रॉन में क्या फ़र्क है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 10⁻⁻19 कूलम माइनस का होता है, पॉजिट्रॉन का प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। पॉजिट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। ओके, तो आपके पास जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो उसके रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, तो उसको आप इस प्रकार से लिख देंगे। जैसे उसी प्रकार से मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास ये कोई x कोई पार्टिकल था जिसका चार्ज नंबर कितना था z, मास नंबर कितना था a, ठीक है, और उसका बीटा पार्टिकल निकलता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, तो आपके पास एक नया पार्टिकल बनेगा y। अब ध्यान देना आपको बीटा कौन सा है। अगर बीटा नेगेटिव है, बीटा क्या है नेगेटिव, तो मैं इसको यहाँ लिखने के बजाय आगे लिख दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ मैं प्लस, आपके पास क्या हुआ बीटा पार्टिकल निकला और बीटा नेगेटिव निकला। बीटा कैसा निकला, नेगेटिव निकला। तो देखो बीटा नेगेटिव निकलेगा तो आपको पता है जो बीटा पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास नंबर तो आप 0 कंसिडर करके चलते हो। हालांकि मास 0 होता नहीं है, बट इसका मास नेग्लिजिबली स्मॉल होता है बाकी के कंपैरिजन में, तो इसका मास 0 ले लिया हमने। और चार्ज कितना हो गया इलेक्ट्रॉन का, -1। इसका मतलब यहाँ तो आया -1 और यहाँ कितना आया 0, यहाँ -1 हुआ है। अब इसका और इसका सम इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे आपको P और Q लिख दिया और आपसे कहे कि P और Q की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे बताओगे, तो आप ऐसे करोगे इसका और इसका सम, इसका और इसका सम इसके बराबर आना चाहिए। तो सिंपली वे आपके पास ये है P-1 कितना P, ये और ये इन दोनों का सम इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, Z के बराबर आना चाहिए। इज इक्वल टू क्या हुआ, Z हुआ। P-1 किसके बराबर आएगा, Z के बराबर। अब P-1 Z के बराबर आए तो इसका मतलब P की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, P की वैल्यू कितनी हो कि ताकि आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो इसके ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है इनकी सभी बराबर आ जाए। तो P उस केस में आपके पास Z+1 होना चाहिए। अगर P की वैल्यू Z+1 कर दूंगा, देखो फिर होगा Z+1 -1 इज इक्वल टू Z, 1 से 1 कैंसिल, Z इज इक्वल टू Z। समझे कि नहीं समझे, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है राइट हैंड। लेफ्ट और राइट अगर आपको बराबर करनी है तो P की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और ऐसे भी आप कर लो P इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओगे तो Z+1, P की वैल्यू कितनी आएगी, Z+1 आएगी। तो यहाँ पे ये आपके पास कितना हुआ Z+1, ओके, और ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A। तो Q की वैल्यू तो कितनी होगी, A एज इट इज होगी, और Z की वैल्यू हो जाएगी Z+1, ओके। अब अगर ये आपके पास हो बीटा पॉजिटिव, इसमें एक बात और ध्यान रखना है, इसके साथ साथ यहाँ पे एक पार्टिकल और निकलता है, एक पार्टिकल और निकलेगा जिसको हम न्यूट्रिनो बोलेंगे। अब बीटा नेगेटिव है तो ये एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। ये न्यूट्रिनो 2 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ये न्यूट्रिनो जो होता है इसके स्पिन को बैलेंस करके रखता है और एंगुलर मोमेंटम को बैलेंस करता है, इसलिए एक एंटी पार्टिकल और भी निकलता है साथ में। तो ध्यान देना और याद करने का एक सिंपल सा वे है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रिनो निकलेगा या एंटी न्यूट्रिनो, तो उसको याद करने का एक सिंपल सा वे है। देखो बीटा नेगेटिव निकल रहा है, आप इसको चाहे रट्टा मारना बोल दो चाहे याद करने का वे बोल दो, कुछ ही बोलो। बीटा नेगेटिव निकल रहा है तो इसके पास न्यूट्रिनो है वो भी नेगेटिव लगा दो। एंटी न्यूट्रिनो जब लिखोगे तो उसके ऊपर ये माइनस का निशान लगाया जाएगा। तो आप याद करने के वे में ऐसे समझ सकते हो, बट न्यूट्रिनो के ऊपर नेगेटिव साइन बोलना गलत है, लॉजिकली गलत है, बट याद करने के हिसाब से आप कैसे भी कर सकते हो। दूसरा बचा मेरे पास बीटा पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव कैसे निकलेगा, तो बीटा पॉजिटिव आपको बताया पॉजिट्रॉन होता है, तो पॉजिट्रॉन होगा तो चार्ज नंबर +1 होगा और मास नंबर कितना होगा 0। आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है, उसी प्रकार से मैं x एलिमेंट मान लेता हूँ, चार्ज नंबर Z है, मास नंबर कितना है A, और इसमें से बीटा पॉजिटिव पार्टिकल निकल गया है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे एक नया पार्टिकल बनेगा Y, यहाँ पे एक नया एलिमेंट बनेगा, पार्टिकल नहीं, नया एलिमेंट क्या बनेगा Y। अब देखो
क्योंकि बीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब चार्ज नंबर +1 है, मास नंबर कितना है 0, तो मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, मास नंबर तो एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे +1 है, इसका मतलब इसमें से उसी प्रकार से इसको मैं क्या बोल दूँ, P बोल दूँ, और इसको मैंने क्या बोला था Q, तो Q तो A के बराबर होएगा। P की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, P +1 = Z और P = Z - 1, यानी यहाँ से एक कम करना चाहिए आपको। तो P की जो वैल्यू है यहाँ पे आपके पास, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी Z - 1। अब Z - 1 को और +1 को ऐड करोगे तो वापस क्या आ जाएगा Z, और यहाँ पे जो एंटी पार्टिकल है वो क्या रहेगा, न्यूट्रिनो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव था ना, पॉजिट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या आने वाला पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाना नहीं है, ध्यान रखना, इसके ऊपर ये पॉजिटिव साइन आपको नहीं लगाना है। तो ये आपके पास बीटा पार्टिकल का इमिशन हो जाएगा। तो दो प्रकार से होते हैं बीटा, एक बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। ये एक्सप्लेन हुआ आपके पास, दोनों के दोनों, अल्फा का एक्सप्लेन हो गया और इस प्रकार से बीटा का भी एक्सप्लेन हो गया है। ओके, अब पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो क्या है कि जो नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम एक्चुअली प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट इंस्टेंट। मतलब जिस इंस्टेंट पे ये डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उस दौरान, उस टाइम के ऊपर, उस इंस्टेंट के ऊपर आपके सैंपल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। सपोज करो 5 हैं, 10 हैं, 15 है, 20, 25 लाख हैं, 2 लाख हैं, कितने हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, वो जितने ज़्यादा होंगे डिसइंटीग्रेशन रेट उतना ही ज़्यादा होगा। दिस इज आल्सो नोन एज द रेडियोएक्टिव डीके लॉ। तो रेडियोएक्टिव डीके लॉ क्या होता है, इसको आप ध्यान से पढ़ लें। वो क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। ओके, इसमें एक बात और भी जोड़ लेंगे, जैसे यहाँ पे मेन हमने 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट को डिस्कस किया। इसमें एक पॉइंट और भी है कि ये जो डिसइंटीग्रेशन होता है ये एक रैंडम प्रोसेस होता है। डिसइंटीग्रेशन क्या होता है कि रैंडम प्रोसेस होता है। रैंडम प्रोसेस होने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास इस प्रकार से ये एटम्स हैं, मैंने ऐसे कंसीडर कर लिया, एक बार कंसीडर कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। और सपोज करो स्टार्टिंग में सबसे पहले ये एटम डिसइंटीग्रेट हो गया, तो ये एटम डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद नेक्स्ट एटम ये वाला है जिस पे मैं क्रॉस लगा रखा है तो यही डिसइंटीग्रेट होगा। ये डिसइंटीग्रेट होना जरूरी नहीं है, ये एक बाई चांस का मामला होता है, जिसका भी नंबर आ सकता है। इसकी बजाय ये भी डिसइंटीग्रेट हो सकता है, इसकी बजाय ये लास्ट वाला भी डिसइंटीग्रेट हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी रैंडमली कोई भी किसी भी टाइम कोई भी एटम डिसइंटीग्रेट हो सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई सीरीज नहीं होती, इस बात को भी आप ध्यान करके रखेंगे। तो ये आपके पास लॉ थे रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन के, ठीक है ना, कि रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, कौन से रूल्स वो फॉलो करता है।